Hello everyone. We have started our English series for CDS. Around about we have 15 days left. Now we'll try to complete as many topics as we can. Okay. मैं ये आपको सॉल्व करवा रही हूँ इस पर्पज से दैट हाउ यू नीड टू अप्रोच योर इंग्लिश पेपर. आई यूज़ टू गेट 75, 70. ठीक है. और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से सॉल्व करके जाती थी. आई यूज़ टू रेफर PYQs ओनली. ठीक है. जिसपे मेरा कमांड मतलब जिसमें मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी थी उस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च करके जाती थी. बाकी तो मुझे जो पता था मैं कर सकती हूँ मैं उतना कर लेती थी. ठीक है. अब 75, 70 के लिए लाने के लिए आपको क्या है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते हो दैट यू कांट रीड एवरीथिंग. ओके. और ऐसा कोई गारंटी भी नहीं है कि जो तुम पढ़ के जा रहे हो वहीं से आएगा, जो तुम वर्ड मीनिंग पढ़ के आए हो वहीं से जाएगा. वोकैबलरी बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो. अब लास्ट 12 दिन में तुम वोकैब पढ़ के नहीं जा सकते. कर क्या सकते हो, लास्ट 10 साल के पेपर्स में जो भी वोकैब आई है उसके मतलब उसको मीनिंग्स हो गए उसके, या फिर उसको कैसे क्रैक करना है. क्रैक इन द सेंस आपको कैसे पता करना है कि कैसे आंसर हो सकता है, आंसर तक कैसे पहुंचना है वो इंपॉर्टेंट है. और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कैसे ले सकते हो, बिकॉज 75 लाना नंबर, ठीक है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. तुम 60 तक पहुंच सकते हो. 55-60 की रेंज में तुम क्या करते हो, 50-60 रेंज में रहते हो. क्यों? क्योंकि तुम एक तो अटेम्प्ट शायद ज़्यादा नहीं ले पा रहे हो, दूसरा अगर अटेम्प्ट ले भी पा रहे हो तो एक्यूरेसी के साथ नहीं ले पा रहे हो. बिकॉज सम टाइम यू गेट स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस. 50-50 पे आ जाते हो बट तुम्हें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा करेक्ट करें, कैसे करें. ठीक है. तो अब मेरा बस वही है कि जो तो तुम्हें नॉर्मल इंग्लिश आती है वो तो तुम कर लोगे, बट कुछ कुछ जैसे ये वाले जैसे आपके हैं कि वर्ड मीनिंग हो गए. अब क्या है ना, वो वोकैब को डिफ़िकल्ट बनाता जा रहा है. तो अगर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कोई क्लू नहीं है तो छोड़ दो. बट उसके अलावा हम कैसे सोच सकते हैं उसको आंसर तक पहुंचने के लिए. अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि हम क्या करते हैं, जो इस साल का CAPF है, CSE है, और जो भी आपका रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम है, और CDS जो भी रिसेंटली हुआ है, हम क्या करेंगे, मैं उसके हर एक उस पर वीडियो बनाऊंगी ताकि जैसे कि इस साल का जो भी CAPF है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए फॉर द CDS. CAPF अभी हुआ है, हम वो भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो प्रॉबेबली आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे. राइट. चलिए. टू से दैट द पैंडेमिक इज डन एंड डस्टेड विद वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट. ठीक है. अब एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला था जब मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था, तो अप्रोप्रिएट मीनिंग वाला था. यहाँ पे है नियरेस्ट इन मीनिंग वाला. ठीक है. मैंने क्या बोला था, अगर इसमें से कुछ बेसिस से डिलीटेरियस था तो उसमें से अगर डिलीशन लिखा हुआ है या उससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है तो वो आंसर नहीं होगा. मैंने आपको बताया था. ठीक है. क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए देता है. बट यहाँ पे पढ़ना, अच्छे से पढ़ना आपको, क्योंकि ऑप्शंस भी पढ़ने हैं. जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उस पर जा सकते हो. अब जैसे देखिए, उसने बोला टू सेट द पेंडेमिक इज डन एंड डस्टेड. ये सोचना कि पेंडेमिक गया तो वो तो एक अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा, है ना. मतलब तुम क्या कर रहे हो, उस चीज़ को ओवरलुक कर रहे हो. ठीक है. उसका इंपॉर्टेंस कम कर रहे हो उस चीज़ का. अंडरस्टेटमेंट है. जब भी आप वर्ड अंडर यूज़ करते हो मतलब किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंस को तुम कम कर रहे हो. अंडररेटेड हो गया. राइट. तो इसका क्या आंसर आ सकता है, देखो, अफेक्टिंग पोलाइटनेस, कुछ सेंस बन रही है इसकी, नहीं बन रही है. अंडर प्लेइंग, उसका सिग्निफिकेंस तुम कम कर रहे हो. एंड स्टेटिंग वोसिफेरसली और प्रैक्टिसिंग सबटरफ्यूज, पता नहीं क्या ही कुछ लिखा हुआ है. सो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर प्लेइंग सिग्निफिकेंस हो जाएगा. मतलब यहाँ पे फिट बैठ रहा है. ये थोड़ा सा सिंपल था तो तुम इसको डिकोड कर सकते थे. अब नेक्स्ट देखो, हमें ये नादीर वर्ड मुझे पता ही नहीं क्या होता है, बट यहाँ देखना, उसने बोला कि कोच वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज अर्स्टवाइल प्रोटेज वॉज अप्रोचिंग द डैश ऑफ हिज करियर. अब उसके करियर का क्या, किस तरफ हम अप्रोच करें हमें नहीं पता, ना हमें इसका मतलब पता है ना हमें इसका मतलब पता. अब कैसे आएंगे, हम चलेंगे ऑप्शंस की तरफ. ऑप्शंस पे क्या बोला उसने, ऑल टाइम लो है, जेनिथ है, प्राइम. जेनिथ सब लोग पढ़ते हैं कि पीक है, बोलते हैं ना जेनिथ पे या कोई चीज़ पीक पे है. प्राइम हम बोलते हैं ना प्राइम ईयर्स हैं आपके, मतलब बिल्कुल जब आपके मैक्सिमम उस पर आ जाता है, या पीक पे कोई पीक परफॉर्मेंस है. इसका मतलब इन दोनों का मीनिंग सिमिलर है. तो आंसर कुछ ऐसा होगा जो मे बी इनका ऑपोजिट हो सकता है. अब इनका ऑपोजिट क्या है, इन दोनों का ऑपोजिट क्या है. अगर ये प्राइम पे है तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट वुड बी लो. अब ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, मतलब एकदम सीधा, ना तो वो लो हाई की बात कर रहा है ना तो वो लो की बात कर रहा है. तो ये तो नहीं होने वाला. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑल टाइम लो.
नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है दैट आफ्टर द सडन डिमाइज है, इसका मतलब समथिंग नेगेटिव। आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने, कहाँ पे आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ही पढ़ना है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी जो था वो गया, ठीक है, सडन डिमाइज हो गया उसका। अब पीपल फेल्ट स्ट्रैंडेड, अब कोई मर जाएगा तो लोगों को कैसा लगेगा? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बुरा ही लगेगा। यहाँ पे भी कुछ समथिंग सैड से रिलेटेड कुछ तो बुरा फील होगा उनको, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब वो कैसे हम करेंगे? देखिए, लिबरेटेड फील करेंगे क्या वो? ऑब्वियसली नॉट। अग्रीव्ड और पैसिव होता है कि तुम एक्ट ही नहीं कर रहे हो। कोई मर जाएगा तो तुम एम्प्लॉय एक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब इनएक्टिव हो गए हैं, एकदम पैसिव हो गए हैं, ये लगेगा। अग्रीव्ड पर्सन क्या होता है? जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अग्रीव पर्सन, आप पॉलिटी में बहुत पढ़ते होंगे, अग्रीव पर्सन जाता है वहाँ पे, है ना, कोर्ट में जाता है, तो ये फील हो रहा है। बचता क्या है आपके पास? मरून्ड। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? मरून्ड। ओके, चलिए, अब वो बोल रहे थे प्रोफेसर एश्योर्ड अस, प्रोफेसर ने एश्योर करा कि जो हमारी क्लास, मतलब उसकी जो क्लास होगी, उनके जो क्लास लेक्चर्स होंगे वुड बी इंटरस्पर्स्ड विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस। मतलब हम क्या करेंगे, मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ, मतलब जो लेक्चर्स के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी होंगे, ऐसा कुछ है, वुड भी होंगे। तो इंटरस्पर्स, देखो इंटरस्पर्स का मतलब क्या होता है? इंटरस्पर्स्ड कोई चीज़ है, मतलब समथिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे इंटर रिलेशन है, एक दूसरे के, एक दो चीज़ें उनके बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। अब आइसोलेटेड वर्ड नहीं हो सकता, आइसोलेट कर दिया आपने, नहीं। एक्सप्लेन भी, अच्छा एक्सप्लेन चलो मान लिया, आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन है। सप्लाई भी नहीं। अब क्या तुम सप्लाई करोगे कोई चीज़? क्या लेक्चर सप्लाई कर रहे हो क्या? नहीं। तो क्या हो सकता है? एक्सप्लेन हो सकता है, कंबाइन। मैंने क्या बोला? इंटर आ रहा है कोई चीज़, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होगा, इसका मतलब वो कंबाइन की बात कर रहा है, इंटरस्पोज विद द प्रैक्टिकल। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? कंबाइंड। ईजी था ये भी। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, उसने क्या बोला? शी वॉज एफ्यूजिव इन हर प्रेज। मुझे नहीं पता एफ्यूजिव क्या होता है, जब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे ट्रैंक्यूलिटी, अगर आप देखोगे आपकी PYQs में होगा, ठीक है, सूदिंग एंड इनकरेजिंग। अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोल रहा है? एक्सप्रेसिंग अप्रूवल एंड एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, समथिंग सिमिलर you can find in these two statements, right? Now, probability is high that the answer is either A or B. यहाँ पे भी अप्रूवल है, यहाँ पे भी अप्रूवल है, सो आंसर इन दोनों में से एक होने वाला है। अब हम कैसे देखेंगे? जब मैंने क्या बोला, अगर आप 50-50 पे आते हो, देखो हमेशा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, 50-50 पे आ जाता है, तो हम 50-50 में कैसे करेंगे? हम वो वाला स्टेटमेंट देखेंगे जो मे बी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन्ड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेसिंग अप्रूवल वाइल एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ये आपको थोड़ा फैंसी टाइप लग रहा है, या फिर डिस्पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल। सो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने क्या करा है, एक्सप्लेन करा हुआ है, तो हम ये वाला कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला है, उसने बोला इट इज़ इग्नियस टू सपोज दैट मनी डिड नॉट प्ले अ पार्ट इन हिज डिसीजन। देखना, मतलब ये सोचना डैश है, या कि जो मनी है उसका कोई पार्ट ही नहीं है डिसीजन में, मतलब कुछ ना कुछ तुम ऐसा बोल रहे हो, कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मनी पार्ट ही, रोल ही, मतलब मनी का कोई रोल ही नहीं है। तो इट इज़ डैश टू सपोज। अगर हम यहाँ पे देखोगे, मुझे इसका मतलब नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नहीं पता मुझे, बट अगर हम A एंड B देखेंगे, दिस इज़ नाइव एंड दिस इज़ क्लेवर। क्या नाइव और क्लेवर एक दूसरे के ऑपोजिट है? नाइव क्या होता है? मतलब कि बिना एक्सपीरियंस का बंदा, ठीक है ना, सिंपल सा, मतलब चालाक ही नहीं आ रही है उसको, चालाक नहीं है, इनोसेंट है, समथिंग लाइक दैट, सो इट्स नाइव। सो अगर इन दोनों का ऑपोजिट है, तो मतलब इन दोनों में से अगर आंसर हो सकता है, तो मैं आंसर कौन सा लिखूँ? क्या ये क्लेवर होगा बंदा जो ये सोचता है कि मनी का कोई रोल ही नहीं है, या फिर वो कोई ऐसा ही बंदा होगा, इनएक्सपीरियंस वाला होगा, या इनोसेंट होगा, या सिंपल सा होगा, कोई बंदा होगा जो ये सोचता है ना। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नाइफ। एडवर्टीजमेंट्स वर ऑल पोस्टेड इन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस। एडवर्टीजमेंट कहाँ पे लगती हैं? खुद सोच के देखना, कहाँ एडवर्टीजमेंट तुम कहाँ पे पोस्ट करोगे? कहाँ पे तुम एडवर्टीजमेंट देखो जहाँ पे लोग देख सकते हैं ज़्यादातर। नीश नहीं है, वेनरेबल, नोटिसेबल, अवेलेबल। ऑब्वियसली जहाँ पे लोग नोटिस कर पाएंगे वहीं पे तुम एडवर्टीजमेंट लगाओगे ना। नेक्स्ट उसने बोला जो अर्ली ह्यूमंस थे मे हैव हैड अ रूडिमेंट्री
रूडिमेंट्री क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन मैथमेटिकल, मतलब उस टाइम पे हो सकता है कि मैथमेटिकल की जो भी कॉन्सेप्ट है उनको उतना नहीं पता होगा, मे बी कुछ कुछ पता होगा। रूडिमेंट्री का मतलब क्या है? अब इतना तो आपको समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ बेसिक होगा या फिर उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ये हो सकता है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं, या तो आप बोलते हो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, जिसको भी किसी के बारे में स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होगी, इसका मतलब उसको इन डेप्थ नॉलेज होगी। तो उस टाइम पे इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी, अर्ली ह्यूमंस को नहीं थी। तो स्पेशल और नुआंस ये दोनों सिमिलर नहीं है क्या? सिमिलर है ये। नुआंस का मतलब भी क्या है? इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। नाउ यू आर लेफ्ट विद एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब क्या होता है? बेसिक नॉलेज, सिंपल सी नॉलेज है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका ऑपोजिट इज एलिमेंट्री। आंसर इज ए पार्ट। नाउ सी, पुअरली कंडक्टेड वर्कशॉप। तुमने जो वर्कशॉप कंडक्ट करी वो बहुत ही पुअर तरीके से करी, बहुत ही ख़राब तरीके से तुमने कंडक्ट करा वर्कशॉप। सो वॉज अ ट्रेविस्टी, मतलब ये कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा, ऑफ द इनिशियल विजन डॉक्यूमेंट। तो जो तुम्हारा विजन डॉक्यूमेंट था उसका ट्रेविस्टी हो गया, क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से कंडक्ट करी वर्कशॉप। नो, व्हाट डज ट्रेविस्टी मीन? क्या उसका मजाक बना होगा अगर तुमने गलत तरीके से कंडक्ट करी होगी? मॉकरी हुआ होगा? कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ होगा? एक्सपेंशन तो नहीं है? डेमोन्स्ट्रेशन तो तुमने दिया ही नहीं अच्छे से? आंसर इज मॉकरी। एक मजाक बन के रह गई वर्कशॉप तुम्हारी। सो द लास्ट वन इज एब्स्ट्रूज स्टाइल ऑफ द स्पीकर लेफ्ट द स्टूडेंट डिसइंटरेस्टेड। मतलब कुछ ना कुछ अजीब सा तुम्हारा स्टाइल हुआ होगा जिसकी वजह से स्टूडेंट जो थे तुम में डिसइंटरेस्टेड थे और फिजिटी था, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। अकेडमिक तो नहीं हो सकते। कॉन्साइज, अगर तुम कोई भी चीज़ बहुत ही कॉन्साइजली बता रहे हो, बहुत ही क्रिस्प करके बता रहे हो, ऑब्वियसली स्टूडेंट वुड बी इंटरेस्टेड। अकेडमिकली भी अगर तुम अच्छे हो तो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे। डिसइंटरेस्टेड कब होंगे? जब इन दोनों में से कुछ हुआ होगा। इट इज़ इधर एरुडाइट और रेकनडाइट, जो भी है। अब यहाँ पे दिस इज़ 50-50 पे आ गए। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता इसका आंसर क्या हो सकता है। सो आप इधर यू कैन लीव इट, या कोई गेस ले सकते हो इफ़ यू वांट। बाकी इसका मैं बता देती हूँ, इसका आंसर ये है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट वाले आपके जो पेपर आने वाला है उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाले कीवर्ड्स है ना, आपको इसका मतलब जान के जाना है, ठीक है। बाकी तुम वोकैब पढ़ के जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं, वो आने वाला नहीं आने वाला है कोई पता नहीं है, बट ये आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत हाई है, ठीक है। जितने भी आपके ये वर्ड्स हैं, ये हो गया नुआंस, रेडिकल, स्पेशल, नोटिसेबल, नीश वगैरह, ये सब आपके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये इनको अच्छे से पढ़ के जाओ। और साथ में ये तो अप्रोप्रिएट मीनिंग मैंने आपको कल करा दिया था। ये जो वर्ड्स होते हैं ना आपके वोकैब वाले, अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से अगर आप 8 भी सही कर पा रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसमें जो वोकैब होती है वही थोड़ा सा टफ हमें फील होती है। और अगर कोई ऐसा ईयर है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ, कुछ कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा टफ दे देता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, पहले तो आप उनके ऑप्शन से पता करने की कोशिश करो, क्या उन्होंने कोई हिंट दिया हुआ है, कुछ ना कुछ दिया है, उसमें से वे आउट दिया है। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप सीधा छोड़ के आओ, क्योंकि उस साल हो सकता है आपका कट ऑफ भी नीचे आएगा, ठीक है। उस साल अगर आप 65 भी लाते हो तो भी बढ़िया है, 60-65 भी लाते हो तो भी अच्छा, ठीक है। ओके, जीएस का हम थोड़ा सा करेंगे। मैं पूरा नहीं पढ़ा सकती हूँ आपको जीएस का, बट जीएस के हम क्या करेंगे, जो भी PYQs हैं जो अभी रीसेंट एग्जाम्स के लिए दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CDS एग्जामिनेशन, वो मैं सॉल्व करवाऊँगी आपको, कि कहाँ से आप क्या कर सकते हो, कि कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आप लास्ट में क्या करिए, 5-10 दिन में क्या करना आपको रिवाइज करना। हाँ, वन मोर थिंग, दैट आई हैव ऑल्सो मेड अ प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोज़ ऑफ द सीरीज़, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। Okay, now this is it for today. Thank you so much.